जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है शुरुआती नियोजन के मुख्य परिणाम, जिसमें पिछले वीडियो सेशन में हमने बुनियाद और भूमि सुधार और खाद्य संकट को लेकर चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम हरित क्रांति को लेकर आगे बढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बड़े प्रश्न के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और साथ में ही हम शुरुआती नियोजन के बाद आर्थिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए उसकी बात करेंगे। साथ में श्वेत क्रांति को समझेंगे और साथ में केरल मॉडल की बात भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से ही। भी क्या है हरित क्रांति? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नई कृषि नीति है हरित क्रांति। अब इस नई कृषि नीति में क्या जो प्रावधान है वो किए गए, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले है भी जो पिछड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत ही कम खेती है, उन पिछड़े किसानों का ज़्यादा सरकारी मदद देने की जो शुरुआती नीति थी उसको छोड़ दिया गया। सरकार शुरू में क्या करती थी? जिनके पास खेती कम है, जो पिछड़े किसान हैं, उनको सरकारी मदद देती थी, ग्रांट देती थी, ताकि वो उनकी खेती अच्छी हो सके। तो इस पॉलिसी को छोड़ दिया इस नई कृषि नीति के तहत। उसके बाद बात करें हम भी फिर क्या सोचा उन्होंने आगे क्या करना चाहिए। तो उन इलाकों में सरकार ने सोचा भी उन इलाकों में ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला है वो किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और किसान समृद्ध थे, अमीर थे। तो पुराना सिस्टम बंद कर दिया भी हम ज्यादा सरकारी ग्रांट है वो पिछड़े किसानों को नहीं देंगे। फिर ये कहा गया भी हम ज्यादा जो सिस्टम है वहां पर अपनाएंगे एग्रीकल्चर को लेकर, जहां पहले इरिगेशन की सिंचाई की सुविधा है और किसान समृद्ध है, यानी खर्चा वहन कर सकते हैं वो इलाका। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस नई कृषि नीति के तहत इंडिया के अंदर किए गए। अब बात आती है भी इन्होंने ये कह दिया जहां सिंचाई सुविधा ज्यादा है, किसान अमीर है, हम वहीं पर ज्यादा जो संसाधन है वो सरकार जो गवर्नमेंट के वो यूज करेंगे। इसके पक्ष में उन्होंने अपना तर्क भी दिया, दलील भी दी। वो क्या है वो सुनिएगा कि जो पहले से ही सक्षम है वो कम समय में उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में सहायता करेंगे। क्या जो पहले ही अच्छे संसाधनों के साथ जो किसान अमीर है या जिन इलाकों में हैं, अगर हम वहां पर एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो वो कम समय में ही प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ताकि हम खाद्यान्न संकट से उबर सके और देश है वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है वो हो सके। ये तर्क भी उन्होंने दिया। अब हम ये जान लेते हैं, तो चलो ठीक है, ये नई नीति अपना ली। इस नीति के तहत क्या किया सरकार ने, जिसको हम ये कहें भी कैसे आई हरित क्रांति। भी हरित क्रांति को लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, तो देखिएगा सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज जैसे गेहूं को लेकर हम मैक्सिको से बीज लेकर आए, चावल को लेकर हम फिलीपींस से चावल की अच्छी किस्म के बीज है वो अपने इंडिया में लेकर आए। तो सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड और बेहतर यानी अच्छी सिंचाई सुविधाएं हैं वो अनुदानित मूल्य पर ग्रांट दी गई, यानी पैसा दिया गया गवर्नमेंट को, या जो चीज खरीदी गई उन पर छूट दे दी गई। भी ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज है तो कह दिया भी हाँ हम 60 रुपए में दे देंगे, 40 रुपए है वो सरकार वहन कर लेगी। तो ग्रांट कहते हैं इसको, अनुदान कहते हैं। अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध करवाना शुरू किया गया। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति लाने के लिए या खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? नंबर 1, उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए किसानों को। दूसरा, उर्वरक उपलब्ध करवाया। तीसरा, कीटनाशक उपलब्ध करवाया। चौथा है बेहतर यानी अच्छी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई, वो भी कम मूल्य में। और उसके साथ साथ ही सरकार ने एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि सरकार ने उपज के न्यूनतम मूल्य
पर भी सरकारी खरीद की गारंटी दी। ठीक है, आप फसल बोइए, हम आपको एक न्यूनतम रेट बताएंगे उपज को खरीदने का, और उससे कम पर कोई भी आपकी फसल नहीं खरीद सकता, जिसको हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सेल प्राइस जिसको कहा जाता है। आज आपको पता है देश में किसान आंदोलन है वो चल रहा है, वो इसी चीज को लेकर हो रहा है। भी नए कृषि कानून जो बनाए जा रहे हैं, कभी किसान ये कह रहे हैं भी हमें एमएसपी है वो हमसे नहीं छीनी जाए, हर फसल का एक न्यूनतम रेट है वो हमें बताया जाए, ताकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो उससे कम रेट पर उपज है वो हमारी नहीं खरीद सके। अगर ये एमएसपी नहीं होगा, अगर आप इस एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ धोखा कहीं नहीं हो जाए। तो किसानों को लेकर ये थोड़ा संशय है, और सरकार है और किसान उनकी बातें चल रही है, देखते हैं क्या उसका परिणाम है वो निकलता है। तो हरित क्रांति के दौरान सरकार ने उपज के न्यूनतम मूल्य पर सरकारी खरीद की गारंटी है वो किसानों को दी थी। तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके अंतर्गत देश के अंदर हरित क्रांति है उसका आना संभव हो पाया। अब बात आती है भी इस हरित क्रांति से क्या लाभ मिला, अर्थात इस हरित क्रांति से क्या सकारात्मक परिणाम है वो हमें देखने को मिले। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है पॉजिटिव वो ये है भी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। हमारे भारत के अंदर, हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है वो बना। दूसरा आता है इससे मध्यम किसान वर्ग का जन्म हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर भी उभरे। तो मध्यम किसान वर्ग का जन्म भी हरित क्रांति की वजह से हो पाया। तीसरा, इसमें कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग है वो शुरू हुआ, नई तकनीक को यूज किया। जो हमने यहाँ पर ये बात कही भी उच्च गुणवत्ता के बीज, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, कीटनाशक का, सिंचाई की सुविधाएं हैं, नई नई तकनीक है उनका इस्तेमाल किया। तो ये इसके सकारात्मक परिणाम है हमारे सामने। मेन हमारा क्या था, हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना था और वो हम हुए। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस हरित क्रांति को लेकर। लेकिन इस हरित क्रांति के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव रिजल्ट भी है, जिसको हम कहें नकारात्मक परिणाम, जो नुकसान हमें हुआ। पहला, इससे क्या हुआ, आप यहां देखिए भी कहां पर सुविधाएं गवर्नमेंट ने ज्यादा दी, जहां किसान अमीर थे तो अमीर और अमीर होता गया। तो वही चीज यहां पर है भी अमीर किसानों को इससे अधिक लाभ मिला, जिससे अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर है वो और ज्यादा बढ़ गया। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा, इसका प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों में ही, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। अर्थात इसका लाभ संपूर्ण भारत को नहीं मिला, यानी देश के सिर्फ कुछ इलाकों यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इसके तहत है वो प्रोडक्शन बढ़ा। संपूर्ण देश में प्रोडक्शन बढ़ा ऐसा नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ केवल कुछ किस्म की फसल है जो उपज है, जैसे गेहूं, चावल, इन दो के अंदर ही प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ा। दूसरे फसलों में इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा जितना गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है वो हुई। इसके साथ साथ आप ये समझते हो, हमने फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें उपहार में एक बहुत ही नेगेटिव चीज मिली, और वो मिली बहुत सी गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर। आज बहुत सी बीमारियों का जनक है वो यही उर्वरक और फर्टिलाइजर्स है, ये पेस्टिसाइड्स है, जिनकी वजह से बहुत ही बुरी हालत हो रही है। पंजाब से जो ट्रेन जो बठिंडा से बीकानेर तक आती है राजस्थान में, उसे तो रात को जो ट्रेन आती है उसे तो आजकल कैंसर ट्रेन कहा जाने लगा है। बहुत लंबे टाइम से कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पंजाब और पंजाब के लगते क्षेत्रों में इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिस वजह से कैंसर की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। और कैंसर का अच्छा इलाज राजस्थान के बीकानेर के अंदर पीबीएम जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत होता है। तो देखिएगा, हमने हरित क्रांति से खाद्यान्न में उत्पादन में बढ़ोतरी की, देश आत्मनिर्भर बना, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है और यही हम चाह रहे थे। कहते हैं ना, कुछ अच्छे के साथ कुछ गलत हो ही जाता है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिले हैं।
तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में ये बड़े प्रश्न के रूप में अक्सर है वो पूछा जाता है, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई का एग्जाम हो। तो ये थी अपना हरित क्रांति से जुड़ी हुई बात, या यूं कह दूं अपना टॉपिक पूरा हो जाता है शुरुआती नियोजन के जो परिणाम को लेकर क्या क्या जो हुआ उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट्स फॉर्म में उतारिएगा और उसी तरीके से उतारते चलिएगा अपनी कॉपी में, जिस क्रम में मैं इनको आपको समझाता जाता हूं। जैसे यहां से टॉपिक स्टार्ट किया है ऐसे समझाया, फिर इसके बाद में आपका इधर से आ जाएगा हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, फिर नकारात्मक परिणाम। तो बहुत अच्छे से नोट्स हैं वो आपके तैयार है, वो हो जाएंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं भी शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं या नियोजन के बाद क्या बदलाव है वो आर्थिक क्षेत्र में देश में किया गया। अभी इसको नोट कीजिए आप एक बार। चलिए अब अपने बात करते हैं भी शुरुआती नियोजन के बाद क्या बदलाव आया। अब आप एक चीज तो यहां अच्छे से समझ लीजिएगा भी शुरुआती नियोजन का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम, प्रथम प्रधानमंत्री का टाइम। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई तो उसके बाद में एक बड़ी नेता के रूप में उभरी उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया भी देश की अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए, अर्थात सरकार की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके तहत उन्होंने क्या क्या चेंज किया उसकी बात हम कर रहे हैं। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या क्या चेंजेज है वो देश की अर्थव्यवस्था में लाए गए। सबसे पहले बात करें भी 1967 के बाद है वो निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं लगाई। भी निजी उद्योग लगाना थोड़ा आसान है, वो पहले से कम हो गया, यानी मुश्किल हो गया थोड़ा प्राइवेट इंडस्ट्री है उसकी स्थापना करना। उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी प्राइवेट बैंकों को सरकारी है वो कर दिया गया। उसी के साथ साथ गरीबों की भलाई के लिए भी अनेक कार्यक्रम हैं वो घोषित किए। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इन तीन बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है? यही भी सरकार का जो रुझान है वो समाजवादी नीतियों की ओर बढ़ा। हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें पूंजीवाद भी था यानी निजीकरण भी था और समाजवाद यानी सरकारी हस्तक्षेप भी था। कुछ चीजें सरकारी सेक्टर में और कुछ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंतर्गत। यहाँ इंदिरा गांधी ने ये सोचा, या यूं कहूं भी नेहरू जी के बाद के जो हमारे प्रमुख थे उन्होंने ये सोचा भी हमें समाजवादी नीतियों पर चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारीकरण है वो चीज़ों का होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है भी वो लोगों के लिए कुछ करे। तो ये इतनी बात हुई इंदिरा गांधी के टाइम तक की। इसके बाद और क्या चेंजेज आए उसकी अगर हम बात करें तो ये सिस्टम है जो इंदिरा जी ने स्टार्ट किया ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण की उन्होंने बात की थी वो नीति है वो ज्यादा नहीं चली। 1950 से 1980 के बीच की अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सालाना यानी प्रतिवर्ष 3 से 3.5% तक की धीमी रफ्तार से चल रही थी। यानी देश है वो इकोनॉमिक रूप से बहुत ही स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों यानी उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता भी बढ़ी। जब हर जगह सरकारीकरण होता है तो हमेशा ये आरोप लगता है जो नौकरशाही है, जो सरकारी लोग हैं वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। जनता का जो आसानी से काम है वो नहीं करते, जिससे जनता भी यहाँ पर उनसे दुखी थी भी ये तो गलत हो रहा है। और इसके साथ साथ ही बात करें 1980 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था में राज्य यानी सरकार या सरकारीकरण या सार्वजनिक शब्द कह सकते हैं इसके लिए, तो सरकार की भूमिका को है वो कम कर दिया गया। एक बार पुनः समझिए, स्टार्ट में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की, फिर इंदिरा का टाइम आया तो हम समाजवादी नीति की ओर बढ़ गए,
फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया आगे, तो हमने क्या कर दिया, सरकार की जो भूमिका है यानी सार्वजनिक सेक्टर को हमने कम कर दिया, यानी वापिस हमने निजीकरण की तरफ बढ़ावा है वो ज्यादा कर दिया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कभी हम सरकारीकरण ज्यादा करते हैं, कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि वर्तमान में हो रहा है देश के अंदर। वापिस पुनः हम निजीकरण की तरफ है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो न तो पूर्ण रूप से समाजवाद सही कह सकते और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवाद सही कह सकते। मिश्रित अर्थव्यवस्था देश के जो आधारभूत जो सिस्टम जिन्होंने स्टार्ट किया आज़ादी के बाद, वास्तव में बहुत अच्छा था। देखिए ये कहानी कहाँ तक जाती है, भी हम ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ रहते हैं, ज़्यादा समाजवाद की तरफ रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे भी भारत ने किस प्रकार नियोजन को अपनाया और कौन सा नियोजन अपनाया। भारत ने केंद्रीय नियोजन अपनाया। याद कीजिए स्टार्टिंग में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही पूरे देश के संसाधनों का पता लगाकर वो सारी व्यवस्थाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं वो बनाएगी। बजट का बंटवारा है वो केंद्र और राज्यों के बीच है वो कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा मॉडल हमारे सामने है, वो है विकास का केरल मॉडल। केरल राज्य ने जो अपने राज्य के स्टेट के विकास के लिए जो मॉडल अपनाया, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है विकेंद्रीकृत नियोजन का। विकेंद्रीकृत शब्द का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड। हमने कहा देश ने कौन सा नियोजन अपनाया, केंद्रीयकृत नियोजन अपनाया, सेंट्रलाइज्ड यानी सेंटर ही, केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी भी विकास है वो किस प्रकार से होगा। जब स्टेट अपने हिसाब से काम करे और स्टेट के लोगों को मिलाकर विकास की योजनाएं बनाए, उन्हें उन योजनाओं को बनाने में शामिल किया जाए, उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएं, तो उसे कहा जाता है विकेंद्रित नियोजन। तो ध्यान दीजिए आपके पाठ्यक्रम में एक बहुत बढ़िया उदाहरण ये दिया गया है विकेंद्रित नियोजन का। देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा माना गया है, केरल मॉडल माना गया है। क्यों और कैसे उसको समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। भी केरल में क्या है, केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है। तो केरल में इन चीजों के ऊपर बहुत विशेष फोकस किया गया है। और केरल के अंदर प्रति व्यक्ति जो आय है, इनकम है वो बहुत कम है। गौर कीजिएगा, प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो केरल की बहुत कम है और औद्योगिक दृष्टि से भी वो बहुत कमजोर स्टेट है। इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है वो 100% है, 100% साक्षरता है। प्रति व्यक्ति आय कम है, औद्योगिक आधार भी कमजोर है, लेकिन फिर भी केरल की जो साक्षरता है वो 100% है। तो ये कैसे संभव हो पाया होगा, ये वहां के विकेंद्रीकृत नियोजन से ही संभव हो पाया, तभी हम इसे विकास का एक आदर्श मॉडल है वो कहते हैं। और इससे क्या फायदा मिला केरल को, केरल में आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई। आयु प्रत्याशा का मतलब होता है भी आदमी के जिंदा रहने की जो एवरेज उम्र है वो बढ़ गई है वहां पर। शिशु मृत्यु दर, बच्चों के जो जन्म के समय बच्चों के मरने की दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर में भी कमी आई है। तो आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, वहीं शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर में कमी आई है। तो ये कमी आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी केरल के अंदर हॉस्पिटलिटी अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है। एजुकेशन अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो वहां की अच्छी है। इसके साथ साथ केरल ने 1987 से 1991 के बीच नव लोकतांत्रिक पहल अभियान भी चलाया। तो केरल ने कौन सा अभियान चलाया, नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाया। कब चलाया, 1987 से 1991 के मध्य। अब आप ये समझिए भी इस अभियान के अंतर्गत क्या किया गया। जो हमने ऊपर पॉजिटिव बात की है, इन सभी चीजों को वहां पर इसके अंदर पुनः अपनाया गया। पर्यावरण पर खूब काम किया, साक्षरता के ऊपर खूब काम किया, और किसके माध्यम से किया, अपनी स्टेट के लोगों के माध्यम से किया। और सारे लोग कैसे भाग ले सकते हैं, तो देखिएगा एक संगठन का नाम सुना होगा आपने, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन।
प्राइवेट लोग हैं, बहुत से लोग आपस में मिलकर बहुत से प्रकार के एनजीओ बनाते हैं और अलग अलग फील्ड में वो अपना काम करते हैं। तो इनकी सहायता केरल ने ली। तो लोगों को एनजीओ के माध्यम से विकास कार्यों से जोड़ा और यहां तक कि अपने जो गांव के लोग हैं, तहसील के लोग हैं, ब्लॉक के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, उनको भी शामिल किया गया। भी बताइए हम केरल के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार से योजनाएं हैं वो बना सकते हैं। तो ये हमारे सामने केरल का जो विकास मॉडल है वो बहुत ही एक प्यारा एग्जाम्पल बनता है विकेंद्रीकृत नियोजन का। अर्थात हमें प्लानिंग के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना चाहिए। भी सेंटर है वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है वो नहीं करे। जबकि आप जानते हो भी हमारे देश में, एक बार पुनः कह रहा हूं, केंद्रीयकृत नियोजन अपनाया है ताकि केंद्र सरकार है वो राज्यों के विकास कार्यों में भी अपना हस्तक्षेप है वो कर सके। तो लेकिन राज्य अगर कुछ करना चाहे तो अपने दम पर, अपने संसाधनों के दम पर इस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने एक विकास का आदर्श है वो प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि केरल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो एक बहुत ही प्यारा टॉपिक। और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं, हम हरित क्रांति को समझ चुके हैं। हमारे आर्थिक विकास में एक और क्रांति आई जिसका नाम है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। दुग्ध क्रांति जिसको कहा जाता है, दूध का रंग सफेद है इसलिए हम इसको श्वेत कह देते हैं, फसलों का रंग हरा था तो हमने हरित क्रांति नाम दे दिया। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। देश के अंदर ये कब आई? 1970 में आई। 1970 में देश के अंदर श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत है वो हुई। और इस ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक है जो हमारे देश में 1970 में शुरू हुआ। एक चीज आप अच्छे से जानिए, ऑपरेशन फ्लड जो है वो सिर्फ एक डेयरी कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर डेयरी के माध्यम से लोगों को काम मिलता है और इसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और मार्केटिंग के राष्ट्रीय तंत्र से जोड़ा जाता है। सहकारी दुग्ध उत्पादकों को, जो भी मिलकर जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्शन और मार्केटिंग के रूप में एक राष्ट्रीय तंत्र से जोड़ा गया है। यानी सबको आपस में जोड़ दिया गया है ताकि वो अपने दूध को बेचकर मार्केटिंग वो इसी के माध्यम से हो जाती है और दुग्ध उत्पादक को अच्छा मूल्य है वो मिलता है। तो इससे क्या फायदा हुआ श्वेत क्रांति के भारत में आने से? तो जो दुग्ध उत्पादन कार्यों से जुड़े हुए जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार मिल गया, डेयरी की स्थापना उन्होंने कर ली, इससे उनकी आय बढ़ी, इनकम में बढ़ोतरी हुई, इनकी गरीबी है वो दूर हुई। तो ऑपरेशन फ्लड से भी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो अदा किया है। और बात करें भी वर्गीज कुरियन की, तो वर्गीज कुरियन ने इस क्रांति में बहुत अहम रोल दिया। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरात दुग्ध जो सहकारी विपणन जो संघ है उसके साथ मिलकर अमूल दूध की शुरुआत भी की। तो अमूल दूध की शुरुआत है वो कहाँ हुई? गुजरात में, या यूं कह दूं भी अमूल दूध का संबंध किस स्टेट से है? गुजरात से है। जैसे राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में अमूल की जगह कौन सा है? सरस चलता है, सरस डेयरी जो होती है। इसी प्रकार गुजरात में अमूल डेयरी है वो कार्यरत होती है। तो अब आप समझ गए भी हरित क्रांति के साथ साथ, भूमि सुधार के साथ साथ, बुनियादी आधारभूत संरचना में परिवर्तन के साथ साथ ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति ने भी हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही अहम रोल है वो अदा किया है। तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में आप समझ पाए हो भी देश के सामने राष्ट्र निर्माण की जो 3 प्रमुख चुनौतियां थी, जिनको हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में अच्छे से क्लियर किया है। तो इस तीसरे अध्याय में हमने देश के आर्थिक विकास को किस प्रकार से गढ़ा गया, किस प्रकार से बुनियाद रखी, उसको बारीकी से समझा है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे
और अब आप परीक्षा की दृष्टि से नोट्स फॉर्म में इनको उतारिएगा। भी शुरुआती नियोजन के बाद के बदलाव के 4 पॉइंट ये हो गए और उसके बाद के आगे के ये हो गए। फिर केरल मॉडल पढ़ लिया और एक छोटा सा टॉपिक हमने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति को भी अच्छे से जान लिया है। तो ये था अपना तीसरा चैप्टर और अगले वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ पुनः हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।